नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए एकदम महीन महीन जो मसले होते हैं उनसे लेकर मैक्रो इकोनॉमी के एकदम विशालकाय मसलों तक जो पता नहीं कैसे कहीं दुनिया में घटित होते रहते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि कुछ न कुछ दिन बाद अफेक्ट जरूर करेंगे, हम पर प्रभाव जरूर डालेंगे। और इन सब सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं नरेंद्र ठाकुर जी। वो डीयू में पढ़ाते हैं और खर्चा पानी की रिकॉर्डिंग में इसलिए दोपहर में कभी कभी देर कर देते हैं कि वो आधे घंटे रनिंग करने जाते हैं। कैसे नरेंद्र जी? मैं ठीक हूँ सिद्धांत। बढ़िया। आजकल पोल्यूशन हो रखा है तो सोचते हैं कि सुबह ज्यादा पोल्यूशन होता है तो दोपहर में थोड़ा वॉक कर लें और जॉगिंग कर लें तो अच्छा रहता है। अच्छा, बढ़िया। चलिए, तो आज की खबरों में, आज की जो खर्चा पानी की खबरें हैं उनमें हम जॉबलेसनेस की बात करेंगे। देश में बेरोजगारी का एक नया आंकड़ा आया है। वो बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कहता है, क्या बात करता है, और जो राज्य राज्य जो जो कदम उठा रहे हैं बेरोजगारी को, रोजगार को कंसंट्रेट करने के, वो कितने घातक और कितने बुरे निर्णय हैं, इन पर थोड़ी बातचीत करेंगे हम राज्यों की बोरोइंग की, वो कैसे बीते दिनों में गिरावट का शिकार हुई है, और आखिर में बातचीत करेंगे मनरेगा को क्यों पैसे चाहिए, इस पर। और नरेंद्र जी, सबसे पहले हम जॉबलेसनेस पे बातचीत शुरू किया जाए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बहुत बार बार आपने खबरों में इसका जिक्र सुना होगा। खर्चा पानी में कई बार हम सीएमआईई की बात करते हैं और सीएमआईई के नए आंकड़े आए हैं अक्टूबर महीने में। नवंबर बीत चुका है, जो अक्टूबर का महीना था, जो देश भर में लगभग जॉब डिक्लाइन जो था वो 55 लाख नौकरियों का था। देश ने मतलब 55 लाख नौकरियां खोई हैं अक्टूबर के महीने में। अब लेबर पार्टिसिपेशन का भी आंकड़ा है इसमें। सितंबर में जो एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हुआ था 85 लाख, वो अक्टूबर में आके गिर जाता है। तो तमाम किस्म की एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है पोस्ट कोविड इकोनॉमी में। और खासकर जब जॉब्स की बात करें तो वो रोलर कोस्टर राइड जो है वो, उसमें बंजी जंपिंग भी जोड़ सकते हैं आप। तो नरेंद्र जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस खबर के इर्द गिर्द? सीएमआई डेटा सिद्धांत बहुत अच्छी एजेंसी है और जो डेटा को सैंपल सर्वे के बेस पे हमें प्रोवाइड करती है। और आपने ठीक कहा कि 55 लाख नौकरियां जो है चली गई है अक्टूबर में। और यदि हम इसको और आगे डिटेल समझें तो सितंबर में 406 मिलियन जो थे, या मतलब एक तरह से कहें लगभग 41 करोड़ लोग जो थे वो नौकरियां कर रहे थे, वो लगभग अब 40.5 हो गया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब 55 जो लाख लोग जो है नौकरियां खो रहे हैं। और उसमें एक और चीज बताई है इस डेटा में, बहुत तो वो अच्छी है कि लगभग 53 लाख सिद्धांत ऐसे लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम बिजनेस पर्सन हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसको हमें समझने की जरूरत है कि नौकरियों की स्थिति या बेरोजगारी की स्थिति इतनी डिस्ट्रेस में है, इतनी बुरी है कि लोग अपने को कह रहे हैं कि चलो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार है हमें। इसका मतलब उनका कोई रोजगार नहीं है, लेकिन कह दिया सैंपल सर्वे में जब होगा। तो एक हम्म। बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही टफ सिचुएशन है इस टाइम हम्म। कोविड-19 पैंडेमिक में। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये फेस्टिवल का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, इसमें भी हम एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा पाए हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक स्थिति बनी हुई है भारतीय स्तर पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अच्छा, ये जो आंकड़ा है पूरा इस जॉबलेसनेस का, ये और क्या कहानी कहता है? इसमें एक तो ये बात सही है कि जो आपने बोला कि सितंबर में 6.86% जो थी वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। और अब जो है वो बढ़ के हो गया 7.75%। इसका मतलब लगभग 1% एक महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, जो नंबर में भी दिख रहा है और परसेंटेज में भी दिख रहा है, मतलब प्रतिशत लेवल पे भी इंक्रीज दिख रहा है। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही जो कि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसका मतलब कितने लोग नौकरियां चाहते हैं और कितनी नौकरियां कर रहे हैं, तो वो अच्छा। भी गिरा। हाँ, वो भी गिरा है। वो लगभग 41% था सितंबर में, वो अब लगभग 40% हो गया है।
और इसको हमें ब्रॉडर लेवल पे यदि विश्व स्तर पे देखना हो और उसको तुलनात्मक एक दृष्टि देनी हो, तो सिद्धांत इसमें हम ये कहेंगे कि चाइना या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से या श्रीलंका से हमारी स्थिति बहुत बुरी है। और इसको इस तरह से भी रेफरेंस लिया जा सकता है, जिसको मैंने और जबकि ब्रॉडर हम लेवल उनसे पर। बड़ी इकॉनमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि उसको और गहराई से समझना होगा या दर्शकों से हमें बात करनी होगी, उनको वो या वो समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि जो महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो कि काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं महिलाएं, आप बताइए कि ग्लोबल लेवल पे लोएस्ट है, 20% है। कुल 20% ऐसी महिलाएं हैं जो या तो नौकरी करना चाहती है या नौकरी करती है। जबकि ये 20% यदि 20% जो है यदि भारतीय स्तर पे है, तो मैं आपको बताऊंगा चाइना में वो 60% है। अफगानिस्तान, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका से हमारा जो महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, इस पूरे आंकड़े में एक चीज और भी है कि हम जॉबलेसनेस की बात कर रहे हैं और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। यहीं पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक और खबर है, मतलब हरियाणा का एग्जाम्पल अगर ले, बीते दिनों में महाराष्ट्र में भी इस तरह के प्रयास देखे गए कि क्या हम स्थानीय लोगों की ही नौकरियां को नौकरियों में प्रेफर करेंगे, बाहरी लोग यहाँ की नौकरियां खा जा रही हैं, और इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं सर तमाम तमाम सेक्टर्स में। हरियाणा में तो अब ये कानून बनकर इम्प्लीमेंट भी हो गया। वो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी राजनीति ही इस पूरी नैरेटिव पे चमकाई गई थी, आपको ध्यान हो। है। जी, जी, बिल्कुल। जॉबलेसनेस पीक पे है, और इस तरह के एग्जाम्पल हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, और उससे हो रहा है उल्टा। उल्टा ये रहा है कि कंपनीज वो जगह छोड़कर जा रही हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर जा रही हैं। मसलन हरियाणा में इस तरह का फैसला होता है, तब हम हरियाणा से निकलकर हम पंजाब में क्यों ना नौकरी लगा लें जहां इस तरह का कानून नहीं है, या हम किसी और राज्य में क्यों ना लगा लें जहां इस तरह का कानून नहीं। तो एक ऐसे फैसले को जो पूरे इंक्लूसिव इकोसिस्टम के खिलाफ है, कंपनियां अपने तरीके से एड्रेस कर रही हैं। क्या वो क्या क्या रीजन है उनके छोड़ के जाने का? क्या उस स्टेट की काबिलियत नहीं है उतनी नौकरियों में लोगों को इन पैनल कर पाने की, या दूर कंजर्वेटिव माहौल है उस वजह से चीजों को देख रही हैं कंपनियां? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको मैं बिल्कुल क्लियरली जो आप कह रहे हैं कि स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है हरियाणा में, यदि पूरे राज्य को हम देखें, और हम बिल्कुल सीएमआई का डेटा इसमें कोट कर सकते हैं और दर्शक बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि कहाँ पे भारतीय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी दर है ऑन एन एवरेज राष्ट्रीय स्तर पे, वो अक्टूबर में 7.75% है। हाँ, और हरियाणा में वो 31% है। 31% जो बेरोजगारी दर इस समय हाईएस्ट है हरियाणा में। तो जब ये गवर्नमेंट ये रेगुलेशन लाती है कि जी 75% नौकरियां जो हैं जो हरियाणा में होंगी, जो प्राइवेट सेक्टर में होंगी, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी है, गिग कंपनीज है, डिफरेंट जो और स्टार्टअप्स हैं, उसमें जो नौकरियां हैं खासकर जो 35,000 से कम कमा रहे हैं, मतलब या वेज वहां पे है, वो जो है वो हरियाणा के लोगों को देनी पड़ेगी। तो ये साफ साफ समझा जा सकता है कि एक लेवल पे राजनीतिक लोग लुभाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए एक ये शगुफा छोड़ा जा रहा है। अब देखिए, जहाँ पे 31% जो है बेरोजगारी दर है हरियाणा में, वहां पे वो कह रहे हैं जी 75% जो रोजगार है हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये क्षेत्रवाद की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है कि गुड़गांव जो है वो दिल्ली से दूर किया जा सकता है, दिल्ली के लोगों से दूर किया जा सकता है, या राजस्थान के लोगों से दूर किया जा सकता है, या ये कैसे हो सकता है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब के लोगों से या हिमाचल के लोगों से अलग किया जा सकता है? तो ये क्षेत्रवाद में कहीं ना कहीं डिवाइसिव पॉलिसी है रेदर देन कोई प्रैक्टिकल पॉलिसी है। दूसरा जो आपने बात कही कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्यों इस तरह का मतलब एक इस तरह का रिजर्वेशन क्रिएट करेगी जिसमें अननेसेसरली जो है, हो सकता है कि जो स्किल उनको चाहिए, जो उनको एजुकेशनल ट्रेन्ड वर्कर्स चाहिए, वो कैसे होंगे? मतलब 75% तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब जस्ट ये डेविएट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए उस इशू को ये इस तरह का रेगुलेशन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ला रही है। और यदि हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो मान लीजिए आप देखिए महाराष्ट्र में भी ये चीज लाने वाले हैं गवर्नमेंट, सेम आंध्र प्रदेश में भी लाए हैं।
तो अल्टीमेटली ये एक तरह से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है रियल इशू, जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसमें हरियाणा में है। इसलिए कि देखिए, हम तो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन वो नौकरियां नहीं दे रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और जाहिर सी बात है, हमने ये भी नोटिस किया, मैं इस खबर को मैं भी देख रहा था कि जो गुड़गांव में कंपनीज होगी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, गिग कंपनीज होगी, स्टार्टअप कंपनीज है, वो नोएडा चले जाएंगी, यूपी में चले जाएंगी। तो वैसे ही वो नौकरियां देने वाली जो बात थी, वो वैसे ही डेविएट हो जाएगी। और देखिए, आप ऐसा तो नहीं कर सकते सिद्धांत कि एक ही देश में दूसरे देश की तरह पॉलिसी लाएं। मतलब एक राष्ट्र है हिंदुस्तान, उसमें डिफरेंट राज्य हैं, तो एक जो है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और उसमें एक एक कॉरस्पॉन्डेंस है डेवलपमेंट की, या मोबिलिटी है। उसको आप इस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये अल्टीमेटली राष्ट्रीयता के लिए या एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ठीक बात नहीं है। हाँ, और जाहिर सी बात है, जो राज्य सरकारें इस नैरेटिव पे कि बाहर के लोग हमारे लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, इस नैरेटिव पे अगर आप गुड़गांव फरीदाबाद जैसे सेंटर्स को देखते हुए और दूसरे सेक्टर्स को देखते हुए आप बंद करते हैं नौकरियों का बाहर खुलना, तो वहां पे उन सरकारों को ये आईना भी देखने की जरूरत है कि कंपनियां वो राज्य छोड़कर जा रही हैं। वो मतलब उस पूरे अप्रोच को ही नहीं जेल कर पा रही हैं कंपनी। तो जॉबलेसनेस को और इस पूरे सिनेरियो को बहुत करीब से और ध्यान से देखने की जरूरत है सरकारों को, लोगों को। अगली खबर पे चलेंगे। अगली खबर है राज्यों की बोरोइंग। खबर है कि राज्यों की बोरोइंग में बहुत तेज गिरावट देखी गई है। जो 7.02% के आसपास थी राज्यों की बोरोइंग, वो अब 6.81% के आसपास पहुंच गई। इकरा और केयर रेटिंग्स ने सब बताया है। सबसे पहले थोड़ी सी जटिल खबर है राज्यों की बोरोइंग। तो मैं नरेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि सर ये होता क्या है, क्या बोरोइंग है स्टेट की? बेसिकली जो सिद्धांत, जो राज्य बेसिकली जो लोन ले रहे हैं, जो उधार लेते हैं मार्केट में, उसकी जो दर है, उसकी एक ऑन एन एवरेज उनको लागत आ रही है, उसमें कमी आई है। जो लास्ट वीक आपने ठीक बोला कि वो 7.0% था, वो अब जो है इस हफ्ते जो है वो 6.8% हो गया है। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को अब जो है लोन, या राज्यों को लोन जो है कम कम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। और उसके कारण भी हैं उसके, जो हमने पहले खर्चा पानी में बात करते रहे हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं सिद्धांत। एक कारण तो ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी है, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वो आपने मतलब हमने बात की है उस पे कि वो 5 रुपए पेट्रोल पे कम की गई है, और 10 रुपए जो है वो डीजल पे कम की गई है, जिससे जो है कॉस्ट ऑफ जो है एक तरह से फाइनेंस जो है वो कम हुआ है। और साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली ये हुआ है कि हमने नोटिस भी किया है, या हमारे दर्शक जानते भी हैं, कि जैसे ही सेंटर ने ये डिसीजन लिया, तो साथ में स्टेट वैट, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वो भी कम किया गया था पेट्रोल डीजल से। तो इस कारण से जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हुई है, लागत कम हुई है। और दूसरा कारण सिद्धांत ये है कि ये हमें मालूम है कि कोविड-19 पैंडेमिक में जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी कहाँ पे -23% तक चली गई थी, खासकर अप्रैल और मई के महीने में। और अभी भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि -7% जो है वो ग्रोथ रेट रहेगा जीडीपी। उसके कारण से जब प्रोडक्शन ऑल ओवर जब स्टेट में कम हुआ है सिद्धांत, तो उससे जो जीएसटी है, गुड सर्विसेज टैक्स जो है, वो जो है उसका जो कलेक्शन कम हुआ है, उससे जो जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट की वो कम हुई है। उसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई बात नहीं, हम सेंट्रल जो है गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उसके तहत वो कंपनसेट कर रहे हैं उस लॉस को, जीएसटी को एक तरह से कंपनसेट करते हैं, कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी लास्ट वीक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ रुपीज जो है रिलीज किया है जीएसटी कंपनसेशन के लिए। उससे भी ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, उसमें जो उसकी जो दर है वो कम होती हुई दिख रही है। ओके, अच्छा, इसमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। इस डिक्लाइन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है आगे नरेंद्र जी, हम लोगों के जीवन पे, सब लोगों के जीवन पे क्या इम्पैक्ट दिखा सकता है इसमें? और मतलब एक लेवल पे तो जाहिर सी बात है कि जब स्टेट को लोन यदि कम दर पे मिलता है, तो नेचुरली लागत कम आ रही है। तो ये एक अच्छी बात भी है सिद्धांत की, जब स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन उससे बेहतर होती है, तो लोगों की जिंदगी में भी अब कितना वो उतार पाते हैं,
ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। मतलब मैं उसको थोड़ा मजाक में भी कहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं या लोगों की आम जिंदगी की जो जरूरत की चीजें हैं जिसमें चुनाव में हम खर्च बात। कर रहे हैं या चुनावी वादों को पूरा करने में खर्च कर रहे हैं? सच में वो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार सृजन पे हम बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, और हमें बताते रहे हैं कि रूरल एरियाज में ये जो सीएमआई का डेटा आया है सिद्धांत, उसमें लगभग 2% जो है सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में वो बेरोजगारी दर बढ़ गई है। और हमें याद है कि कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम में लगभग 5 से लेके 6 करोड़, ये तो हम्म। एस्टिमेट है, उतने लोग जो गांव की तरफ गए थे। तो हम्म। उनको जो है, यदि उनका बेरोजगारी वहीं बढ़ रही है, रूरल एरियाज में ही यदि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो क्या हम्म। स्टेट उनका ध्यान रख पा रहे हैं कि जो हम्म। जनता बेचारी मजबूर होके हम्म। शहरों से गांव की तरफ लौटी थी, और वो हम्म। बेरोजगारी की जो परिस्थिति उसको और झेल वापस रहे हैं। वापस शहरों की ओर गई फिर। कुछ लौटे हैं लेकिन अभी भी गांव में हैं। इस कारण हम्म। से जो गवर्नमेंट का डेटा आया है एनएसएसओ का, उन्होंने बोला भी था कि इस टाइम पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि 3% एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है उनका शेयर बढ़ गया है। तो ये पहली हम्म। बार हुआ है, क्योंकि ये जो लौटे हैं अभी, मतलब इतने नहीं लौट पाए हैं, अभी भी गाँव में लोग हैं। तेरे वादे पे जिए तो झूठ जाना। सच में, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है, सच में। तो इस नहीं, कॉस्ट मुझे ऑफ याद बोरिंग। आता है, मुझे वो पूरा पीरियड याद आता है कि जब लोगों का रेला था सड़कों पे। मैं खुद रिपोर्टिंग करने निकला था उस वक्त। लोग सड़कों पे थे, लोग बसों में खचाखच, ट्रकों के पीछे। और उसको देखकर ये समझ में आता था कि ये ऐसे लोग हैं जिनको पता है, नौकरियां हो चाहे कोरोना का इलाज करना हो, इनके बारे में सबसे आखिर में सोचा जाता है इस व्यवस्था में। ये एक मतलब हार्ड ट्रुथ है कि कोरोना का इलाज गांवों में जैसे हुआ, सेकंड वेव के आसपास आप देख सकते थे वो क्या मिसमैनेजमेंट था महान। तो जाहिर सी बात है, उन उस पूरे तबके के बारे में सबसे आखिर में सोचा जाता है, ये इल्हाम है उन। सही बात है, मतलब बिल्कुल। और इसलिए हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है राइट, कि कहाँ पे जो 90% हम बात करते रहे हैं, 95% इनफॉर्मल सेक्टर है, और उसमें माइग्रेंट बहुत बड़ा शेयर है, चाहे वो शहर में है और गांव में है। तो इतनी बड़ी त्रासदी अभी आई हुई है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या हैं, तो क्या कॉस्ट ऑफ बोरिंग जब कम होती हुई दिख रही है स्टेट के लिए, तो क्या सही में यूपी, बिहार या और राज्यों में इस कॉस्ट ऑफ बोरिंग को कम होते हुए क्या आम जिंदगी हम्म। लोगों की बेहतर हो पाती है? हम्म। अच्छा, चलिए आज की आखिरी खबर की ओर चलते हैं। आखिरी खबर है, छोटी सी खबर है कि मनरेगा को एडिशनल 32,000 रुपए, 32,000 करोड़ रुपए चाहिए। नरेंद्र जी, जल्दी से क्यों चाहिए पैसा, इन पैसों का क्या होगा? और मनरेगा की क्राइसिस पे आप लोगों को, अगर दर्शकों को जानना हो, तो हमने जो उदित मिश्रा हैं उनके साथ एक और किया था खर्चा पानी का एपिसोड। नरेगा नरेगा के पूरे का जो पूरा सेटअप है, उसमें जो कास्ट बेस्ड पेमेंट का स्ट्रक्चर है, पेमेंट डिलेज का जो मतलब वो सारा एकदम वो कंपाइल्ड है, उसको देख सकते हैं। और मनरेगा के बारे में और उसका जो फंड काटा गया था तमाम चीजों का। नरेंद्र जी, क्या, क्यों, कैसे, क्यों, किस लिए पैसे चाहिए, क्या किया जाए? बेसिकली सिद्धांत, इसमें पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक एक्टिविस्ट का ग्रुप है, और उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट है, उसमें जो नरेगा मनरेगा के जो डेटा होता है, उसके तहत उन्होंने देखा कि अभी जो बजट में एलोकेशन हुआ है, बजट में जो पैसा दिया गया है तो 2021-22 में, वो 73,000 करोड़ रुपया दिया गया है मनरेगा में, हाँ? और वो 34% कम है, मतलब 34% कम है जो 2021 में, मतलब पिछले साल जो दिया गया था, वो पैसा था लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपया, मतलब वो जी। 1 लाख करोड़ से ज्यादा था। अब हाँ, मतलब उसमें मनरेगा के थर्टी फंड्स फोर में डिक्लाइन है, लेकिन केंद्र सरकार ये नहीं मानती है। सही में, और वो सही डेटा ही केंद्र बता सरकार रहा ने है, खंडन बिल्कुल। भी किया है। हाँ। बिल्कुल, जबकि ये साफ डेटा है कि बजट में 2021 में जो है 1.11 लाख करोड़ था, और अब जो है वो 73,000 करोड़ रुपया है। तो 34% जो है वो कम है। और वो रिवाइज्ड है, मतलब एक तरह से लास्ट बजट में जो पैसा दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो 62,000 करोड़ रुपया दिया गया था लगभग। तो उसको बढ़ा के कोविड में जो था वो लगभग 1.11 लाख करोड़ दिया गया था। जो अब जो है इस साल जो है 73,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जो जो कि कम है।
इसमें जो ये एक्टिविस्ट ग्रुप है वो ये कह रहे हैं कि अब यदि हम देखें, अभी हम लगभग 90% उसका खर्च कर चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लिंक उसी से है कि जब रूरल पॉपुलेशन में जो माइग्रेंट गए तो उसका जो वर्कर्स है उनका नंबर इंक्रीज किया, तो नेचुरली जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड थी नरेगा के थ्रू वो बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो खर्चा भी बढ़ा। और जब खर्चा बढ़ा तो ये अक्टूबर तक उन्होंने डेटा देखा है, इसका मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बच गए हैं और अब कुल 10% इसका बजट बचा हुआ है। लगभग मतलब 7 से लेके 8 करोड़ रुपया जो है, 8,000 करोड़ रुपया जो बचा हुआ है, 73,000 करोड़ में से 7 से 8,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है अभी नरेगा फंड में। और आप देखिए कि अभी 5 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने के लिए, और यदि 90% खर्च कर लिया गया है, और जाहिर सी बात है वो ये जो माइग्रेंट प्रेशर है या रूरल जो माइग्रेशन है वो बड़ा है, अर्बन से रूरल, अर्बन से रूरल एरियाज में, गांव में लोग गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है, ये एस्टिमेट भी किया है, इसको और आसान शब्दों में कह सकते हैं हम, कि इन 5 महीनों में नौकरी के लिए सिर्फ, क्योंकि ये ये दर्शकों को पता ही है कि 100 दिन की नौकरी देते हैं मनरेगा में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो यदि ये जो फंड बचा है उससे सिर्फ 13 दिन की नौकरी दे सकते हैं एक घर के लिए, एक हाउस होल्ड के लिए अब कुल 13 दिन की नौकरी दे सकते हैं इस फंड से, जबकि अभी 5 महीने बचे हुए हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने यदि हमें लास्ट ईयर यदि आपने 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिया था, तो अब 1 लाख से कम, वो भी 73,000 करोड़ क्यों दिया है, जबकि रूरल माइग्रेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ा नंबर है, रूरल वर्कर्स बहुत इंक्रीज कर गए हैं, जो आपका डेटा भी बता रहा है और ऑल ओवर और एजेंसीज भी बता रही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहते हैं। अपने सुझाव, अपने शिकायतें, अपने सवाल सब कुछ लिख भेजिएगा। खर्चा पानी का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नई नई चीजें जुड़ रही हैं, आने वाले दिनों में कुछ और भी बदलाव शायद हो न, तो बदलाव एक नियम है, उसका स्वागत करेंगे मिलके। फैक्ट्स कहीं नहीं जाएंगे, सूचनाएं कहीं नहीं जाएंगी, और ललन टॉप का साथ कभी नहीं छूटेगा, इतना तो जरूर वादा कर सकता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।